गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, महावीर स्टडी वर्ल्ड में आपका स्वागत है। आज मैं आपको कक्षा 10 के सामाजिक विज्ञान के पेपर सेट नंबर 6 जिसका कोड है 825 EY उसका फुल सॉल्यूशन बताऊंगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो। खंड आ के अंतर्गत 20 विकल्प आते हैं जिनके उत्तर आपको OMR सीट पर देने होते हैं। पहला विकल्प है निम्नलिखित में से कौन सा 1804 की ईस्वी के नेपोलियन कोड में नहीं जुड़ा था। तो आंसर है जन्म से प्राप्त विशेष अधिकार। दूसरा है फ्रांस की क्रांति कब हुई थी। तो आंसर है 1789। तीसरा वाला है 1861 में एकीकृत इटली का साम्राज्य किसे घोषित किया गया। तो एमुएल द्वितीय। बेल्जियम कहाँ स्थित। तो आंसर है यूरोप। पांचवा प्रश्न है वर्ष 1929 में आर्थिक महामंदी का मुख्य कारण क्या था। तो आंसर है अत्यधिक निवेश। प्रश्न नंबर 6 है अफ्रीका में रेंडर पेस्ट क्या है। तो एक बीमारी का नाम है। प्रश्न नंबर 7 निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सूची का विषय है। तो आंसर है व्यापार। क्वेश्चन नंबर 8 निम्नलिखित में से संघात्मक शासन कहाँ नहीं है। तो आंसर है श्रीलंका। क्वेश्चन नंबर 9 निम्नलिखित में से किसका संबंध लोकतंत्र से नहीं है। तो आंसर है बहुसंख्यकों का शासन। निम्नलिखित में से कौन सी संघात्मक शासन की विशेषता नहीं है। तो आंसर है शक्तियों का केंद्रीकरण। क्वेश्चन नंबर 11 कपास की खेती के लिए निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी उपयुक्त है। तो आंसर है काली मिट्टी। कर्तन एवं दहन कृषि झूम कृषि निम्नलिखित में से किस राज्य में अपनाई जाती है। तो आंसर है मिजोरम। निम्नलिखित खनिजों में से कौन सा एक आधारभूत खनिज है। तो आंसर है लौह अयस्क। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का परंपरागत स्रोत है। तो आंसर है कोयला। प्रश्न नंबर 15 निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग बॉक्साइट को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करता है। तो आंसर है एल्यूमिनियम। क्वेश्चन नंबर 16 निम्नलिखित में से कौन सा एक विकसित देश है। तो आंसर है फ्रांस। 17 किसी देश के विकास को निर्धारित करने का आधार है। तो किसी देश के विकास को इन तीनों यानी इसका आंसर हो जाए उपरोक्त सभी, क्योंकि विकास को निर्धारित करने में स्वास्थ्य एवं शिक्षा का स्तर, प्रति व्यक्ति आय, व्यक्तियों की साक्षरता का स्तर, ये तीनों महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 निम्नलिखित में से कौन सा ग्रामीण क्षेत्र के विकास का लक्ष्य है। तो आंसर है उपरोक्त तो सभी। क्वेश्चन नंबर 19 निम्न में से किसको कृषि एवं सहायक क्षेत्रक भी कहते हैं। तो आंसर है प्रारंभिक क्षेत्रक। क्वेश्चन नंबर 20 जो अंतिम प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष में उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया। तो आंसर है 1986। इस प्रकार से 20 क्वेश्चन ये हो जाएंगे। खंड बा के अंतर्गत वर्णनात्मक प्रश्न हैं जिनके उत्तर लगभग 80 शब्दों में देना है। क्वेश्चन नंबर 21 प्रौद्योगिकी ने वैश्वीकरण की प्रक्रिया को किस प्रकार बढ़ावा दिया, उदाहरण सहित स्पष्ट करना है। तो इसका आंसर है प्रौद्योगिकी ने वैश्वीकरण की प्रक्रिया को निम्नलिखित प्रकार से उत्प्रेरित किया है। नंबर 1 विगत 50 वर्षों में परिवहन प्रौद्योगिकी में अत्यधिक उन्नति हुई है। इसने लंबी दूरियों तक वस्तुओं तथा वस्तुओं की तीव्र आपूर्ति को कम लागत पर संभव किया है, जिसने वैश्वीकरण की प्रक्रिया को उत्प्रेरित किया है। दूसरा है सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का उपयोग विश्व में एक दूसरे से संपर्क स्थापित करने, सूचनाओं को तत्काल प्राप्त करने और दूरवर्ती क्षेत्रों में से संवाद करने में किया जाता है। इसने वैश्वीकरण की प्रक्रिया को तीव्र उत्प्रेरित किया। इस प्रकार से हम इस प्रश्न का आंसर लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 के अथवा में प्रश्न है कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद होने वाली आर्थिक महामंदी का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा। तो इसका आंसर होगा तो भारतीय अर्थव्यवस्था पर महामंदी के प्रभाव या परिणाम निम्नलिखित हैं। तो पहला, महामंदी के कारण भारत के निर्यात व आयात का अर्थपतन हो गया और प्राथमिक उत्पादों जैसे गेहूं व जूट का मूल्य 1928 से 1934 के बीच तेजी से गिर गया। लेकिन औपनिवेशिक सरकार ने राजस्व की मांग को कम करने से मना कर दिया, इसलिए किसान बुरी तरह से संकट में आ गया। दूसरा, इस अवधि में के दौरान भारत कीमती धातुओं विशेष रूप से सोने का निर्यातक बन गया। तीसरा है वैश्विक आर्थिक उगाही अर्थात आर्थिक व्यवस्था को वैश्विक रूप से बढ़ावा मिला, लेकिन इससे भारतीय किसानों को बहुत कम लाभ मिला। पूरे भारत में किसानों की दशा चिंताजनक हो गई। नियमित आय वाले लोगों को मूल्य के गिरने के कारण कम समस्या का सामना करना पड़ा। वर्ष 1931 में महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को शुरू किया। इस प्रकार से हम महामंदी के प्रभावों को लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 भारत में संघीय शासन की
किन्हीं दो विशेषताओं के बारे में बताना है तो इसका आंसर हो जाएगा संघीय शासन की पहली विशेषता है सत्ता का बंटवारा। संविधान स्पष्ट रूप से शक्तियों को 3 स्तर पर बांटता है: केंद्र या संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। संघ सूची के अंतर्गत प्रतिरक्षा, विदेशी मामले, बैंकिंग, संचार तथा मुद्रा जैसे राष्ट्रीय महत्व के विषय आते हैं। संघ सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार केवल केंद्र सरकार को होता है। राज्य सूची में पुलिस, व्यापार, कृषि इत्यादि जैसे विषय आते हैं। राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार केवल राज्य सरकारों को होता है। समवर्ती सूची, इस सूची में शिक्षा, वन, मजदूर, संघ इत्यादि विषय आते हैं। इस पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र व राज्य दोनों को होता है। शासन की तीन स्तरीय व्यवस्था। संघीय व्यवस्था के अंतर्गत अलग अलग स्तरों की सरकारें एक ही स्तर के नागरिकों पर शासन करती हैं। इस प्रकार शासन के 3 स्वरूप होते हैं: केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार। असमान अधिकारों का वितरण, सभी प्रशासनिक इकाइयों को समान अधिकार प्राप्त नहीं होते। संघीय व्यवस्था में सबको साथ लेकर चलना होता है, परंतु सभी इकाइयों को बराबर अधिकार नहीं होता। इस प्रकार से हम इसकी विशेषताओं को लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 के अथवा में प्रश्न है, सत्ता की साझेदारी क्यों आवश्यक है, व्याख्या कीजिए। तो इसका आंसर होगा सत्ता की साझेदारी की आवश्यकता। तो पहला है समाज में सौहार्द और शांति बनाए रखने के लिए, बहुसंख्यक के आतंक से बचने के लिए, लोकतंत्र की आत्मा का सम्मान रखने के लिए, विभिन्न सामाजिक समूहों के मध्य टकराव का अंदेशा कम हो जाता है। भारतीय संदर्भ में सत्ता की भागीदारी के 2 प्रमुख कारण हैं। पहला युक्तिपरक और दूसरा है नैतिक परक। युक्तिपरक, यह तर्क दबाव देता है कि सत्ता की साझेदारी से बेहतर परिणाम निकलते हैं। सत्ता की साझेदारी अच्छी होती है क्योंकि यह सामाजिक समूहों के बीच संघर्ष की संभाव्यता को कम करती है, क्योंकि सामाजिक संघर्ष प्रायः हिंसा और राजनीतिक अस्थिरता उत्पन्न करते हैं। दूसरा है सत्ता की साझेदारी राजनीतिक व्यवस्था की स्थिरता सुनिश्चित करने का अच्छा माध्यम है। बहुसंख्यक लोगों की इच्छाओं को अन्य लोगों पर थोपना एक अच्छा विकल्प हो सकता है, परंतु यह लंबे समय तक चलाए जाने पर राष्ट्रीय एकता को कमज़ोर करता है। दूसरा है नैतिकतापूर्ण, यह इस बात पर बल देता है कि सत्ता की साझेदारी का कार्य मूल्यवान होता है और सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र की आत्मा होती है। लोगों को यह परामर्श करने का अधिकार है कि उन्हें किस प्रकार नियंत्रित किया जाए। यह वैध सरकार वह है जहां भागीदारी के माध्यम से नागरिक शासन व्यवस्था से जुड़ें। उदाहरण के लिए भारत में नागरिकों को सरकारी योजनाओं और नीतियों की आलोचना करने का अधिकार है। यह लोकतांत्रिक प्रणाली में संभव है और जन दबाव की यह स्थिति सरकार को अपने निर्णयों पर पुनर्विचार करने का अवसर उपलब्ध कराती है। इस प्रकार से हम इस प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। प्रश्न नंबर 23, भारत में भूमि उपयोग के प्रमुख प्रारूपों की विवेचना कीजिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा भारत में भूमि के उपयोग के प्रमुख प्रारूप निम्नलिखित हैं। कृषि योग्य भूमि, भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। भारत के कुल सूचित क्षेत्र के लगभग 54% भाग पर कृषि की जाती है। पंजाब तथा हरियाणा में लगभग 80% भूमि पर कृषि की जाती है। दूसरा है वन भूमि, हमारे देश में वन भूमि में लगातार कमी हो रही है। वर्तमान में लगभग 21% भूभाग पर ही वन शेष हैं, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर वन भूमि का लक्ष्य 33% निश्चित किया गया है। भारत में वन भूमि का वितरण भी असमान है। पर्वतीय प्रदेश तथा तटीय भागों के अतिरिक्त पठारी व मैदानी क्षेत्रों में यह 10% से कम है। कृषि के लिए अनुपलब्ध भूमि इस श्रेणी में निम्न प्रकार से विभाजित की जाती है। चारागाह भूमि, हरी घास का एक विस्तृत क्षेत्र जिस पर पशुओं को चराया जाता है, चारागाह भूमि कहलाती है। स्थायी चारागाह वह भूमि है जिस पर अधिकतर ग्राम पंचायतें व सरकार का स्वामित्व होता है। बंजर भूमि, इस भूमि पर कोई कृषि उपज नहीं होती है, बंजर भूमि कहलाती है। परती भूमि, परती भूमि में प्रत्येक वर्ष खेती नहीं की जाती। इस प्रकार की भूमि पर 2 या 3 वर्षों में एक बार फसल उगाई जाती है। इस प्रकार से हम इस प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 के अथवा का प्रश्न है, संसाधन नियोजन की आवश्यकता क्यों पड़ी, इस हेतु कोई 2 उपाय बताना है। तो इसका आंसर होगा संसाधनों नियोजन से आशय उपलब्ध संसाधनों की पहचान और मात्रा के साथ साथ उनके उचित विकास से है। संसाधन विकास योजना राष्ट्रीय विकास के लक्ष्यों के अनुरूप होनी चाहिए। भारत में संसाधन विशाल मात्रा में उपलब्ध हैं, लेकिन उनका विकास
अपर्याप्त या उन्हें असमान रूप से वितरित किया जाता है। संसाधनों के नियोजन की आवश्यकता निम्नलिखित कारणों से आवश्यक है। नंबर 1, संसाधनों की बर्बादी पर रोक लगाना। पर्यावरण प्रदूषण से मुक्त हो जाता है। वर्तमान समकालीन समय में सभी को संसाधन प्राप्त होते हैं, इसको भावी पीढ़ी की आवश्यकता पूर्ति के लिए बनाए रखा जा सकता है। इसके अलावा संसाधनों के नियोजन हेतु सरकार द्वारा प्राकृतिक संसाधनों को संरक्षित करने के लिए वनारोपण को बढ़ावा देना चाहिए, खनन प्रक्रिया पर नियंत्रण लगाना चाहिए, सिंचाई का समुचित प्रबंधन किया जाना चाहिए, चारागाहों का समुचित प्रबंधन भी किया जाना इत्यादि तरीके से प्रबंधन किया जा सकता है। प्रश्न नंबर 24, आर्थिक गतिविधियों को रोजगार की परिस्थितियों के आधार पर कैसे वर्गीकृत किया जाता है? इस प्रश्न का उत्तर देना है तो आंसर होगा, रोजगार की परिस्थितियों के आधार पर आर्थिक गतिविधियों को निम्नलिखित 2 भागों में बांटा जा सकता है। संगठित क्षेत्रक, इस क्षेत्रक में सभी गतिविधियां एक पद्धति के अंतर्गत होती हैं, अर्थात संगठित क्षेत्र में वे उद्यम अथवा कार्यस्थल आते हैं जहां रोजगार की अवधि नियमित होती है और लोगों के पास सुनिश्चित रोजगार होता है। असंगठित क्षेत्रक, असंगठित क्षेत्रक छोटी व बिखरी इकाइयों से निर्मित होता है। यहाँ नियम कानून की अवहेलना होती है, इसमें कोई पद्धति नहीं होती है। इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन का आंसर लिख सकते हैं। प्रश्न नंबर 24 के अथवा वाला प्रश्न है, राष्ट्रीय ग्राम रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है तो इसका आंसर होगा, वर्ष 2005 में राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम तैयार किया गया, जिसे प्रधानमंत्री द्वारा 2 फरवरी 2006 को शुरू किया गया। बाद में इसका नाम महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम में बदल गया। इस योजना के मुख्य उद्देश्य निम्न हैं। यह योजना अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी से पीड़ित महिलाओं को लक्षित करती है। यह योजना देश के 625 जिलों में प्रत्येक ग्रामीण परिवार को 1 वर्ष में मजदूरी रोजगार के 100 दिन की गारंटी देती है। इस योजना के अंतर्गत ग्राम पंचायत उचित सत्यापन के बाद परिवारों का पंजीकरण कराएगी और उन्हें रोजगार कार्ड जारी करेगी। इस अधिनियम को अधिकार का काम भी कहा जाता है, क्योंकि यदि सरकार रोजगार प्रदान करने के अपने कर्तव्य में विफल होती है तो वह लोगों को बेरोजगारी भत्ता देगी। इस प्रकार से हम इस पर टिप्पणी लिख सकते हैं। उसके बाद वर्णनात्मक प्रश्न हैं जिनके उत्तर हमें लगभग 150 शब्दों में देना है। क्वेश्चन नंबर 25, नेपोलियन कौन था, उसके सुधार क्या थे, उसके सुधारों का क्या प्रभाव पड़ा, अथवा में सविनय अवज्ञा आंदोलन का क्या अर्थ है, इसे क्यों चलाया गया, इसका क्या प्रभाव पड़ा। इन दोनों क्वेश्चनों में से किसी एक का आंसर आपको देना है। क्वेश्चन नंबर 26, भारत में कभी कभी चुनाव जातियों पर ही निर्भर करते हैं, क्यों, इस स्थिति से छुटकारा पाने के सुझाव दीजिए। अथवा में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था अन्य शासन व्यवस्थाओं से बेहतर है, कारणों को स्पष्ट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 27, किसी अर्थव्यवस्था में कृषि का क्या महत्व है, समझाइए। या अथवा में चावल की खेती के हेतु उपयुक्त भौगोलिक दशाओं की विवेचना करते हुए भारत में किन्हीं 3 प्रमुख उत्पादन क्षेत्रों का उल्लेख करना है। इस प्रकार से इन दोनों प्रश्नों में से 2 प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न के उत्तर आपको देना है। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 28 है, वैश्वीकरण किसे कहते हैं और वैश्वीकरण को संभव बनाने वाले कारकों की विवेचना कीजिए। तो इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। या फिर अथवा में दिया है कि उपभोक्ता के अधिकारों से आप क्या समझते हैं, उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम 1986 की उपयोगिता बताना है। क्वेश्चन नंबर 29 के अंतर्गत जैसे कि आप देख पा रहे हैं मानचित्र संबंधी प्रश्न हैं। इसमें सही नाम और सही अंकन के लिए आधे आधे नंबर निर्धारित किए गए हैं। जिसमें पहला प्रश्न है, वह स्थान जहां वर्ष 1927 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, तो आंसर है चेन्नई। या दूसरा नाम है मद्रास। इसको हम मानचित्र में, चेन्नई को हम मानचित्र में यहाँ दर्शा सकते हैं। अगला प्रश्न है, वह स्थान जहाँ गांधी जी ने नमक बनाना आरंभ किया, तो आंसर है दांडी। और दांडी को हम मानचित्र में यहाँ दर्शा सकते हैं जैसे कि आप देख पा रहे हैं। अगला प्रश्न है, वह स्थान जहाँ सूती मिल श्रमिकों ने सत्याग्रह किया, तो आंसर है अहमदाबाद। और अहमदाबाद को मानचित्र में हम इस जगह पर दर्शा सकते हैं। अगला है, वह स्थान जहाँ जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, तो आंसर है अमृतसर। और अमृतसर को हम यहाँ
मानचित्र में दर्शा सकते हैं। अंतिम प्रश्न है वह स्थान जहां से वर्ष 1920 में असहयोग आंदोलन का उद्घोष हुआ, तो आंसर है नागपुर, और नागपुर को हम मानचित्र में यहाँ दर्शा सकते हैं। उसके बाद 29 के खवाले में भूगोल से संबंधित मानचित्र के प्रश्न हैं। तो पहला है राजस्थान की राजधानी को इस चिन्ह के माध्यम से हमें दर्शाना है। तो राजस्थान की राजधानी है जयपुर, और जयपुर को हम मानचित्र में यहाँ दर्शा सकते हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। अगला प्रश्न है महानदी पर निर्मित एक बांध को इस चिन्ह के माध्यम से दर्शाना है। तो महानदी पर बांध है हीराकुंड, और हीराकुंड बांध को हम यहाँ इस चिन्ह के माध्यम से दर्शा सकते हैं। अगला प्रश्न है उत्तर भारत की एक प्रमुख नदी, तो उसका नाम है गंगा, और गंगा नदी को हम यहाँ से यहाँ तक दर्शा सकते हैं। चौथा प्रश्न है भारत के किसी एक परमाणु ऊर्जा केंद्र का नाम, तो आंसर है तारापुर, और तारापुर को हम यहाँ मानचित्र में दर्शा सकते हैं। पांचवा और अंतिम प्रश्न है दक्षिण भारत में कहवा उत्पादक कोई एक राज्य, तो आंसर है कर्नाटक, और कर्नाटक राज्य को हम यहाँ इस माध्यम से दर्शा सकते हैं। इस प्रकार से ये वीडियो कंप्लीट होता है। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें, जिससे वो भी अपनी एग्ज़ाम की तैयारी कर सकें। जय हिंद।